the audit committee's recommendation to shareholders। तो अगर मैंने ऑडिट कमेटी से पूछा, उनकी बात मुझे भी ठीक लगी, तो वही बात किसको बता दूंगा? शेयर होल्डर को, है ना। अगर नहीं ठीक लगी तो, अगर नहीं लगा मुझे ठीक उनका जो भी कहना है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसएग्री कर रहे हैं, तो पता है वो क्या कहेंगे? वो ऑडिट कमेटी से कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे वो सुनो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसएग्री कर गए तो उन्होंने ऑडिट कमेटी से क्या कहा? कंसीडर योर रिकमेंडेशन citing reasons for disagreement। ठीक है, रिकंसिडर योर रिकमेंडेशन साइटिंग रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट। मतलब ऑडिट कमेटी ने मुझे कुछ बताया, वो मुझे पसंद आया तो मैंने आगे पास ऑन कर दिया, पर यदि पसंद नहीं आया तो मैं कहूंगा ऑडिट कमेटी से कि सुनो ऑडिट कमेटी, मुझे तुम्हारी बात सही नहीं लग रही है, तुम एक बार और सोच लो। ठीक बात है। और वो पूछेगी जरूर कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको हमारी बात पसंद क्यों नहीं आ रही है, तो उसके रीजंस भी मैं बता दूंगा। लिखा है साइटिंग रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट, मतलब मैं तुम्हारी बात से क्यों सहमत नहीं हूं वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, ओके। अब ऑडिट कमेटी क्या करेगी ऐसे केस में? ऑडिट कमेटी रिकंसिडर करेगी, कहेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा बोल रहे हैं तो एक बार सोच लेते हैं कि हमारी बात में क्या कमी है, क्या गलत है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा एक बार सोच लो, तो सोच लेते हैं, है ना। या फिर क्या कहेगी, मुझे अब नहीं सोचना, मैं फाइनल कर चुकी हूं। मतलब ऑडिट कमेटी का कहना है कि जो मैंने पहले बोला था मेरे हिसाब से तो अभी भी वही सही है। या फिर उसने कुछ और बताया कि चलो ठीक है, तुम्हें ये सही लग रहा तो हम दूसरा रिकमेंड करते हैं। ठीक है, इन दोनों ही केस में आप ये बात किसको बताओगे? अगर रिकंसिडर करोगे या नहीं करोगे, बताओगे किसको? मतलब या तो ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या कहेगी, नहीं मुझे और सोचना ही नहीं है, या फिर क्या कहेगी, ठीक है चलो ये नहीं तो ये सही। ऐसा कुछ दोनों ही केस में आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताया। अब फिर वही बात, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अग्री करेंगे या नहीं करेंगे। तो या तो अग्री करेंगे या ऐसे ही चलता रहा तो दूसरे की कॉपी भी लग जाएगी। ठीक है, अगर एग्री कर गए तो ऑडिट कमेटीज रिकमेंडेशन पास्ड टू शेयर होल्डर्स। मतलब अगर हमें दोबारा में उसकी बात पसंद आ गई तो वही बात पसंद आ गई, बात तो आगे पास ऑन कर दो। लेकिन अगर फिर से पसंद नहीं आई तो अब क्या करेंगे? ध्यान से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेल पास देयर ओन रिकमेंडेशन टू शेयर होल्डर्स। खास शब्द है ऑन। मतलब मुझे अभी भी ऑडिट कमेटी की बात पसंद नहीं है, अब मैं फिर से नहीं कहूंगा कि तुम और सोचो, है ना। कितना सोचोगी यार, अब मत सोचो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद की रिकमेंडेशन पास कर देंगे, लेकिन ऐसे केस में उन्हें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? लिख लिया आपने? अच्छा, स्टार्टिंग से लिखना है तो रुक जाओ फिर। आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट। मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आपने ऑडिट कमेटी की बात नहीं मानी तो आपको रीजंस लिख लेना है कि क्यों आपने ऑडिट कमेटी की बात नहीं मानी। कल के दिन आप पर सवाल उठाए जाएंगे कि जब ऑडिट कमेटी बनाई थी ऑडिट के मैटर्स के लिए तो उनकी बात क्यों नहीं मानी गई, तो हम कहेंगे देखो ये कारण था।
लिखने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी है ही नहीं, अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो कौन रिकमेंड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही शेयर होल्डर को बता देंगे कि किसे ऑडिटर बनाना है, ठीक है। अगर ऑडिट कमेटी होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले किससे पूछेंगे? ऑडिट कमेटी से। तो पूछा ऑडिट कमेटी से, अगर ऑडिट कमेटी से पूछा और ऑडिट कमेटी की बात मुझे पसंद आई तो वही बात आगे पास ऑन कर दूंगा। नहीं पसंद आई तो कहूंगा तुम एक बार और सोच लो, मुझे तुम्हारी बात ठीक नहीं लग रही है। वो एक बार सोचेगी, नहीं सोचेगी, जो भी होगा वो मुझे फिर सोचकर बताएगी। अब की बार फिर से वही बात, या तो मैं एग्री करूंगा या नहीं करूंगा। अगर मैं एग्री कर गया तो वही बात पास ऑन कर दूंगा शेयर होल्डर के पास। अगर मैं नहीं करा तो अब की बार कहूंगा कि अब तुम चुप बैठो, मैं अपनी बात को आगे पास ऑन कर रहा हूं, प्लस इस बात की रीजन रिकॉर्ड कर लूंगा कि मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी, ताकि कल के दिन मेरे ऊपर सवाल ना उठाए जाए। ठीक है, लिख लो जल्दी से। कहां से लिखना है? ठीक है, टाइम लिमिट नहीं है यार। मतलब सोचने का समय बोल रहे हो तुम, इतने दिनों तक फिर से सोच लो, ऐसा कुछ तो नहीं है यार। वो एक्चुअली क्या है ना, ऐसा होता है कि जैसे अपॉइंटमेंट 30 दिन के अंदर होना है, मतलब फर्स्ट ऑडिटर है, या एजीएम में अपॉइंटमेंट होना है, जहां भी अपॉइंटमेंट होना है, हर चीज का एक टाइम होता है। तो उस टाइम के अंदर ही पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाना चाहिए ना। जैसे कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट होना है तो 30 दिन का समय है, तो ये जो भी प्रोग्राम है ना 30 दिन के अंदर खत्म करना होगा। ठीक है, ये लो। सांस लेते रहना यार, है ना, यहां सांस आती नहीं है कहीं से, क्योंकि हो गया ये। लिख लिया सभी ने? तो बेटा टोटल अब यहां से ऐसे कर लेते हैं। 139 पड़ा, उसमें सबसे पहले पड़ा 6 1 7 5 8 नहीं 2 पड़ा था, 2 पड़ा था, फिर 8 9 10 11, क्या बच गया? 3 और 4, है ना। टोटल 11 सबसेक्शन है 139 में, तो 3 और 4 बच गया, वो और लिख लेते, खत्म हो गया ये। और 3 और 4 में जो लिखा है ना बेटा, पूरी तरह से यूजलेस है, बकवास, एकदम बकवास। लेकिन वो बकवास मैं लिखकर बताऊंगा बेटा। (139) सबसेक्शन 3, a company में रिजॉल्व दैट, मतलब रिजोल्यूशन पास कर सकती है। अ कंपनी में रिजॉल्व दैट मतलब एक कंपनी रिजोल्यूशन पास कर सकती है दैट मोर देन 1 ऑडिटर shall be appointed या a company may resolve that the partners नहीं that in case of
पार्टनरशिप फर्म partners shall be rotated as may be resolved। दो बातें हो गई बेटा, मतलब यहां पर एक तरीके से ये हो गया ज्वाइंट ऑडिटर। इसका मतलब एक सेक्शन है जो आपको ज्वाइंट ऑडिटर अपॉइंट करने की पावर देता है। कंपनी के शेयर होल्डर चाहें तो ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि हमारी कंपनी का ऑडिटर एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे। मतलब 2 लोग मिलकर हमारी कंपनी का ऑडिट करेंगे, 3 लोग मिलकर हमारी कंपनी का ऑडिट करेंगे, ऐसा कुछ रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स शैल बी रोटेटेड एज मे बी रिजॉल्व। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जैसे आपने एक पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट करा, ठीक है। अब आप जानते हो कि पूरे पार्टनर मिलकर ऑडिट नहीं करते, किसी ऑडिट को कोई देख रहा होता है, किसी को कोई देख रहा होता है। अब एक पार्टनरशिप फर्म के पास हो सकता है 2000 ऑडिट हुए यार, तो सारे मिलकर हर ऑडिट थोड़ी देखेंगे, कोई ऑडिट देख रहा है, कोई ऑडिट देख रहा है। तो इन्होंने बोला कि हम चाहें तो ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि शुरू के 2 साल आपका पार्टनर ए हमारा ऑडिट करेगा, बाद के 2 साल पार्टनर बी ऑडिट करेगा, आखिरी साल में सी ऑडिट करेगा। समझ रहे हो बात को? इससे होगा क्या, वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? कंपनी को लगता है, मतलब शेयर होल्डर्स को लगता है बेटा कि अगर पर्सन चेंज होता रहेगा ना तो गलतियां सामने आती रहेंगी। कई बार एक इंसान लंबे समय तक ऑडिट करता है, उसे एक कॉमन गलती है जो इग्नोर करता है, वो ध्यान नहीं देता है। तो 2 साल मैं ऑडिट करूंगा, अगले 2 साल कोई दूसरा पार्टनर करेगा, अगले 1 साल कोई और ऑडिट करेगा, तो शायद जो मिस्टेक्स हैं वो जल्दी सामने आए, फ्रॉड है वो जल्दी सामने आए, इन तीनों की ओपिनियन अलग अलग हो। तो इसलिए उन्होंने अधिकार दे दिया, बोले आप चाहो तो पार्टनर्स को रोटेट कर सकते हो। जैसे SQC1 है एक, उसमें लिखा भी है कि अगर लिस्टेड कंपनी होगा तो आपको 7 साल में पार्टनर चेंज करना ही पड़ेगा, मतलब नए पार्टनर से आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। इस टाइप की बातें उसमें कुछ लिखी हैं। कुल मिलाकर क्वालिटी इंप्रूव होगा ऑडिट का, ऐसा समझ लो। पर्सन चेंज होता रहेगा तो सही रहेगा, है ना? क्लियर है? खत्म हो गया। 2 बातें हुई, कौन कौन सी? आप चाहो तो अपनी कंपनी के 1 से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, एक। दूसरा, आप चाहो तो अगर पार्टनरशिप फर्म अपॉइंट करी है तो उसके पार्टनर्स को घुमा सकते हो, है ना? आखिरी सबसेक्शन, 1 लाइन का सबसेक्शन है केवल। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक द रूल्स फॉर मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया। 139 सबसेक्शन 4 सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार देता है कि आप चाहें तो रोटेशन से रिलेटेड नियम बना सकते हैं। मतलब जैसे अपन ने प्रोसीजर पढ़ी ना, या लिमिट चेंज करना है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दे दिया। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? आज लिमिट 10, 50, 50 है। इसके पहले पता है कितनी थी? 10, 20, 50 थी। 1 साल पहले थी, जिन्होंने पढ़ी होगी बता रहा हूं, 10, 20, 50 हुआ करती। अब 20 की जगह कितना हो गया? 50 हो गया। तो ये किसने करा? रूल्स के माध्यम से। मैंने कल बताया था रूल्स क्यों होते हैं, ताकि पूरा एक्ट ना बदलना पड़े। कुछ भी चेंज करना तो रूल्स में चेंज कर दो। तो जो भी लिमिट वगैरह है वो जानबूझकर रूल्स में ही डालते हैं, या प्रोसीजर वगैरह है वहीं डाल के रखी उन्होंने, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको अधिकार है कि तुम अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट या रोटेशन से रिलेटेड नियम वगैरह बना सकते हो। खत्म हो गया 139। बोलो यारो, एक बार पूरा बोल के कौन सुनाएगा? पूरे 11 सबसेक्शन किस में क्या है? पूरा ऐसा पूरा कहानी नहीं सुना है, केवल नाम बताना किस सेक्शन में क्या है। बताओगे कि नहीं बताओगे? कोई है तैयार बताने को? बस 2 लोग। चलो, टच बता रहा है, टच खड़े हो जाओ। स्पर्श नाम है इनका। हाँ बताइए। हाँ, ऐसे बताओगे तो तुम्हें भी टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा तुम ऐसे बताओ कि सर 6175 61 इज फॉर नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट और सब्सिक्वेंट, गवर्नमेंट कंपनी 7 और 5 फर्स्ट और सब्सिक्वेंट। तो 4 तो ऐसे ही हो गए।
इतना सोचोगे तो पगला जाओगे तुम। हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ पुराना कंटिन्यू कर जाएगा। हाँ पार्टनर्स को घुमा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नियम बना सकती है। ठीक है, डन डन। कौन 139 सबसेक्शन 8 पूरा बोलेगा? कैजुअल वैकेंसी बस सुरभि बताएगी। चलो सुरभि बताओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। 18 साल से कम के भी बच्चे अपनी क्लास में आते हैं। हो गए? चलो खड़े हो जाओ बेटा जल्दी से। हाँ, कैजुअल वैकेंसी में कैसे ऑडिटर अपॉइंट होता है? 2 केस बनते हैं, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी। तो उसमें आगे कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में पहली बात तो 2 कारण होते हैं, या तो उसने रिजाइन करा होगा या अदर देन रेजिग्नेशन होगा। हाँ, 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। हाँ, अरे बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाएगा तो शेयर होल्डर करेगा। ऐसा तो वहां था ना, फर्स्ट ऑडिटर में था। कैजुअल वैकेंसी में फेल वाला केस बताया है क्या कहीं पर? बताया है गवर्नमेंट कंपनी में। कैजुअल वैकेंसी में ऐसा था ना कि अगर रिजाइन करा है तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अदर देन रेजिग्नेशन तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दोनों केस में 30 दिनों के अंदर। बस एक फर्क ये है कि अगर रिजाइन करा है तो 3 महीने के अंदर मीटिंग बुलाकर आपको अप्रूवल भी लेनी है। बस ये एक नई बात थी। ठीक है, ओके। और गवर्नमेंट कंपनी में रीजन कोई भी हो, CNDG करेगा 30 दिन के अंदर। अब चूंकि CNDG बड़ी अथॉरिटी है, फेल होने की संभावना है। यदि वो फेल हुई तो हम किसी और से ऑडिटर अपॉइंट करवा देंगे। क्लियर है ये? ओके। 139 सबसेक्शन 9 क्या कहता था? रिटायरिंग ऑडिटर कब रीअपॉइंट नहीं हो सकता है? यदि वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसने लिख कर दे दिया कि हमें आगे कंटिन्यू करना ही नहीं है, तो ऐसा SR पास हो गया कि इसकी जगह पर किसी और को रीअपॉइंट करना है, या ऐसा SR पास हो गया कि इसको तो रीअपॉइंट करना ही नहीं है। 139 सबसेक्शन 10, अगर कभी किसी AGM में कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाता है तो पुराना वाला ही कंटिन्यू कर जाएगा। 139 सबसेक्शन 11, अगर कभी किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी होगी तो जब भी उस कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा या रीअपॉइंटमेंट होगा तो पहली रिकमेंडेशन किसकी ली जाएगी? ऑडिट कमेटी की। क्लियर है ये? ठीक है। अब एक क्वेश्चन जिसका जवाब कौन देगा? आप देंगे सर। तैयार हैं? आपको रोटेशन ऑफ ऑडिटर की लिमिट्स बतानी है, मतलब कब रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस लगेंगे। खड़े होकर वो भी। रोटेशन ऑफ ऑडिटर मतलब 139 सबसेक्शन 2 कब अप्लाई होता है, उसकी कुछ लिमिट पड़ी थी अपन ने, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। नहीं आ रहा याद? ठीक है। अनुराग खड़े जाओ। 10-50-50 लिस्टेड कंपनी पर तो प्रोविजन लगेंगी, और अदरवाइज 10-50-50। 10 किसके लिए था? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल यदि 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो लगेगा। प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो लगेगा। और अदर कंपनी में बोरोविंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो लगेगा। क्या कोई ऐसी भी कंपनी जिस पर लगता ही नहीं है ये प्रोविजन? OPC और स्मॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑडिट कमेटी किस किस को बनानी पड़ेगी? हाँ ठीक है, लिस्टेड और 10-100-50। 10 क्या था? पेड अप शेयर कैपिटल। 100 क्या था? 50 क्या था? उसमें स्पेशल बात क्या थी? मोर देन है इक्वल टू नहीं है। ठीक है। इसके अलावा 61 और 75 में कोई दम थी नहीं, है ना, सिंपल था। चलो अगली हेडिंग डालू, सेक्शन 144। इसलिए उठा रहा हूं ये बीच में क्योंकि
हो सकता है कोई बड़ा सेक्शन उठाए तो पूरा हो नहीं पाएगा, तो जो छोटे छोटे एक दो वो पढ़ लेते हैं जब तक, है ना। सेक्शन 144, अभी बीच के सेक्शन बाकी हैं, समय को ध्यान में रखते हुए ये उठा लिया, छोटे छोटे 2 सेक्शन करा दूंगा। क्या कितने बजे से? हाँ तो 10 तक रुक जाओ, ठीक है। 10 का बोल देना, 9:45 पर हमारी क्लास डिस्टर्ब होगी ना। हाँ तो 10 का ना, तो 9:45 क्यों बोल रहे हो? ठीक है, एग्जैक्ट 10 तक रुक जाओ बस, है ना। सेक्शन 144 है ना। सुनो, इसमें क्या लिखा है, इसकी हेडिंग क्या थी यार, भूल गया मैं, क्या थी? सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर। सुनो ध्यान से, ये है कौन? ऑडिटर। यहां है कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, पहली बार ऐसा हो रहा है, और यहां पर सब्सिडरी कंपनी। बोले ऑडिटर साहब ऐसा है कि आप कंपनी को या उसकी होल्डिंग को या उसकी सब्सिडरी को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक 144 वाली सर्विसेज नहीं दे सकते हो। तो इनको लिख रहा हूं मैं, ये बेटा टोटल 8 है ना, 8 सर्विसेज है, वो 8 सर्विसेज आप नहीं दे सकते हो। वापस बोलता हूं, मैं किसी कंपनी में ऑडिटर बनना चाहता हूं, ठीक है। मैं एक पर्सन हूं जो इस कंपनी में ऑडिटर बनना चाहता हूं, ठीक है। अगर मैं इस कंपनी में ऑडिटर बना रहना चाहता हूं या बनना चाहता हूं, तो मुझे ना तो इस कंपनी को इनमें से कोई भी सर्विस देनी है, ना तो इनकी होल्डिंग को देनी है, ना ही इनकी सब्सिडरी को देनी है। ठीक बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन हूं, मैं इन 8 में से कोई भी सर्विस इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी को दे रहा हूं, तो मैं इस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा। मतलब कंपनी किसके लिए यूज करा जाता है बेटा? जिसमें आप ऑडिटर बनना चाहते हो या बने रहना चाहते हो, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये कि अगर आप पर्सन और इस कंपनी को इनमें से कोई भी सर्विस दे रहे हो तो आप ऑडिटर बन ही नहीं पाओगे। बोले इसको तो छोड़ो, इसको भी सर्विस दोगे ना इन 8 में से, तो भी इस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन पाओगे। समझ रहे हो, रिलेटेड कंपनी हो गई। बोलो यारो, ठीक है। अब सवाल है कि वो 8 सर्विसेज कौन कौन सी है, ठीक है। अच्छा ऐसा होता था ना एक्चुअली, अभी ना 6 महीने पहले अमेंडमेंट आया, ये शब्द अलग से जोड़े गए, पता है आपको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये शब्द अलग से जोड़े गए। ये शब्द पहले नहीं हुआ करते थे। वो शब्द क्यों जोड़े गए? क्योंकि लोग क्या करते थे, जैसे मान लो मैं सीए हूं, मुझे किसी कंपनी का ऑडिटर बनाया गया, अब मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि यार क्यों ना पैसा ज्यादा कमाया जाए, तो मैंने क्या करा कि मुझे पता है मैं इस कंपनी की अकाउंटिंग नहीं कर सकता, अकाउंटिंग करूंगा तो मैं ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा। तो मैंने क्या करा, मैं ऑडिटर हूं, मैंने किसी पर्सन को या कोई एक नई फर्म बनाई जिसमें अपने 3 स्टूडेंट रख दिए सपोज, और उनसे बोला कि जाओ तुम अकाउंटिंग करना। समझ पा रहे हो? पूरा पैसा किसे मिलेगा? मुझे। कंपनी की अकाउंटिंग भी कौन कर रहा है? मैं। ऑडिट भी कौन कर रहा है? नहीं कर रहा हूं। तो अब ये तो ऐसा हो गया कि मैं अपने काम को मैं ही चेक कर रहा हूं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली भी आप कोई सर्विस कंपनी को नहीं दे सकते हो। सर ऐसा पता कैसे चलेगा कि ये 3 स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट हैं और ये अकाउंटिंग कर रहा है, ऐसा पता कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो सर फिर लिखने का मतलब क्या हुआ? पकड़े जाओगे तो जेल होगी, पनिशमेंट लगेगा। जब तक नहीं पकड़े जाओगे बेटा सब चलता है, पकड़े जाओगे तो दिक्कत होगी। मतलब अगर उन्हें कनेक्शन समझ में आ गया कि यार इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है तो फिर प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी। मतलब कैसे भी ये समझ में आ जाए कि मेरा एसोसिएशन इनकी फर्म में है, और होगा कैसे देखिएगा आप, सोच कर देखो बेटा। अगर मैंने फर्म बना के रखी है इतने बड़े काम के लिए, बड़े पैसे के लिए ऐसा काम करके रखा है, कोई ट्रांजेक्शन तो होगा जिसमें मैं इन्वॉल्व होऊंगा। आजकल आप जानते हो बेटा कैश में कुछ हो नहीं पाता है, 10,000 से ज्यादा आप पेमेंट कर नहीं सकते हो। तो कभी कुछ तो यहां से पैसा निकालने का कोई तो तरीका होगा,
क्योंकि कंपनी तो इनको पेमेंट करेगी, तो पैसा तो मुझे चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट ओनर तो मैं ही हूं। ये तो मेरे 3 आर्टिकल वाले मजदूर है, मतलब 1000 वाले, 3000 में तीनों निपट गए, अल्टीमेटली बाकी पैसा मेरा है। तो आएगा कैसा, आएगा कैसे मेरे तक, कैसा आएगा फिर वो? तो फिर एक तो सीधा काम ब्लैक में चल रहा है, ऐसा मान लो आप, पकड़े जाओगे तो फंसोगे, और अगर बैंक के थ्रू करोगे तो क्लियर दिख जाएगा। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है ना? तो भाई इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं उन 8 सर्विसेज के नाम जो आप किसी कंपनी को नहीं दे सकते हो। अगर इन 8 सर्विस में से कोई भी सर्विस आप उस कंपनी को दोगे तो आप उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन पाओगे, ठीक है? और कंपनी अकेली नहीं है, कंपनी, उसकी होल्डिंग और उसकी सब्सिडरी। चलो लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है बैड माफिया। ये 8 सर्विस आपको नहीं देना। अगर ये 8 सर्विस दी तो आप ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। कौन कौन सी वो 8 सर्विसेज सुनिए। साथ साथ लिखना है ना। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, दूसरा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, डिजाइन एंड implementation of financial information system। फिर मैनेजमेंट सर्विसेज। तो बी से हो गया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है? ए से हो गया इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है? डी से हो गया डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और एम से हो गया मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है? फिर एक्चुरियल सर्विसेज, फिर है आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। आने वाले 3 दिनों में हमें ये चैप्टर खत्म करना है, ठीक है? कोर्स अपन स्पीड में ही चलाएंगे, स्पीड कम नहीं होना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है? टॉपिक सिंपल है, कोई खास दम नहीं है। इंपोर्टेंट इतना है बेटा कि नॉर्मली 15-20 नंबर का आता है, पर कई बार ऐसा हुआ है जब यही कम आया एग्जाम में, लेकिन कितना भी कम आए 10 नंबर का, तो कितना भी कम आए 10 से कम का तो नहीं आता। तो ऑडिट में 10 नंबर बहुत बड़ी बात है यार, समझ रहे हो? और हाँ, जैसे नंबर आते हैं 26 तो आते ही, मान लो 10 ये हो गए, तो आप समझ लो कि कितना इंपोर्टेंट है ये। बच्चे को खुद ही पता नहीं होता कि वो कब नंबर दे देता है। किसी टाइम में दे दिए 54 या 56, तो उसने सोचा चलो इस बार तो ऑडिट बढ़िया हो गया, अब इस बार SMIT कर लेते हैं, अगली बार वो नंबर चेंज कर देता है। तो ए से एक्चुरियल सर्विसेज, एफ से फाइनेंशियल सर्विसेज, आई से इंटरनल ऑडिट, और फाइनली ए से अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज। हो गई 8। आखिरी में लिखा रहता है एनी अदर सर्विसेज, एनी
अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये लिखकर उन्होंने एक गेम खेल दिया। वो गेम ये है कि कोई बड़ी बात नहीं कि इस साल एक आध दो सर्विस और जुड़ जाए जो आप नहीं दे सकते हो, तो मतलब कभी भी कोई और सर्विस ऐड हो सकती है। फिलहाल कितनी है? 8। फिलहाल अगर आप किसी कंपनी में ऑडिटर बनना चाहते हो तो इन 8 में से कोई भी सर्विस मत देना। ठीक बात है। 8 सर्विस कौन कौन सी हैं? बेड माफिया, चलो पहले एक एक बार समझ लेते हैं। बी से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, ए से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, डी से बोलो, ठीक है, एम से मैनेजमेंट सर्विसेज, एक और ए से, एफ से आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, आई से, और ए से फाइनली अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विस। ठीक है, एक बार और बोलो। बी से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, ए से, डी से, एम से मैनेजमेंट सर्विसेज, है ना। फिर एक और ए से, ठीक है, एफ से, आई से इंटरनल ऑडिट, और ए से अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज। इन सब सर्विसेज में कुछ ऐसी बात है जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती होगी, तभी तो उन्होंने इनको मना करा है। इनमें ऐसा क्या है जिस कारण से इनको हटा दिया गया? मतलब इन सर्विसेज के देने से प्रॉब्लम क्या हो रही है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप किसी कंपनी का इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, तो बेटा आप ही पूरा इंटरनल चेक कर रहे हो तो आप एक्सटर्नल हो ही नहीं सकते। मतलब आप तो कंपनी के एम्प्लॉय जैसे हो गए। इंटरनल ऑडिटर नॉर्मली कंपनी का एम्प्लॉय होता है। अगर एम्प्लॉय ही स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा, मेन ऑडिट करेगा, कभी वो सच बोल पाएगा? बोलेगा तो नौकरी नहीं चली जाएगी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एक बार फीस मिलेगी, आप एम्प्लॉय हो तो जिंदगी भर वहां से सैलरी मिलेगी आपको। आप काय को रिस्क लोगे? इतनी सच बोलने की रिस्क काय को लोगे आप? दूसरा, आपने अकाउंटिंग करी है, उनकी अकाउंटिंग करी है, मतलब आपने ही बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, अब आप ही चेक कर रहे हो। संभव है ये? आप कभी बोलोगे अरे यार मैंने गलत किया था? अब बोलोगे ही नहीं। तो मतलब हर सर्विस के पीछे लॉजिक है कि ये सर्विस क्यों नहीं देना है। अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विस क्यों नहीं देना है? आपने अकाउंट बनाए, आपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, आप कैसे चेकिंग कर सकते हो? इंटरनल आप काइंड ऑफ एम्प्लॉय हो उनके, आप कैसे कर सकते हो? आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, एक्चुरियल सर्विस, इनमें क्या है? इनमें ऐसा क्या है बेटा? ये जो सर्विसेज के नाम लिखे हैं ना, इन सर्विसेज में एक खास बात है। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज और एक्चुरियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विस, ये 4 सर्विस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कितनी सर्विस? 4। एक और बच गई, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब है कंपनी का सॉफ्टवेयर जिससे कंपनी की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, वो मैंने ही बनाए हैं। अब मुझे ही ऑडिटर बनाकर बुलाया गया, मैं चेक कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं तो सॉफ्टवेयर ही गलत है, इससे गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो कुछ बोलूंगा क्या मैं? गलत होगा तो भी नहीं बोलूंगा। तो बेटा समझना, एक डिजाइन मतलब ये वाला जिसमें सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, एक अकाउंटिंग आपने करी है, एक एम्प्लॉय आप हो। तो इन 3 कामों में तो ऐसा हो गया कि आप नहीं काम करा है, आप ही चेक कर रहे हो, तो ऐसा हम नहीं करने देंगे। अब बच्चे बाकी काम, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इनमें पता है बेटा खास बात क्या है? जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है? बड़े बड़े काम करता है। क्या करता है? बड़े बड़े काम करता है। ये कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनका काम क्या होता है? अंडर राइटिंग करवाना, लोगों के मर्जर एक्विजिशंस करवाना, डीमर्जर करवाना, इस टाइप के काम करते हैं। इन कामों की फीस बेटा बहुत हाई होती है, बहुत मतलब ऑडिट से कई गुना हाई होती है। तो बेटा आप सोचो, मान लो मैं आपके यहाँ जॉब करता हूं या कोई काम करता हूं, मैं आपके लिए 2 टाइप की सर्विस देता हूं। एक वो सर्विस जिससे मुझे 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, एक वो सर्विस जिससे मुझे 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। बताओ मैं कौन सी सर्विस ज्यादा अच्छे से दूंगा, किसके प्रति ज्यादा कंसर्न रहूंगा? हाँ, मेरी एक क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं, एक में 30 बच्चे बैठते हैं, किस क्लास के प्रति ज्यादा कंसर्न रहूंगा? होता है ऐसा, अपने आप हो जाता ना चाहे कर भी। समझना बेटा, तो यही तो यहां हो रहा है। मैं ऑडिट कर रहा हूं, मुझे 2 लाख मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विस दूंगा 2 करोड़ मिलेंगे, मुझे ऑडिट से कोई मतलब रहेगा? तो उन्होंने बोला हम ऐसा तुम्हें करने ही नहीं देंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस मतलब मैं हमेशा कंपनी को एडवाइस करता हूं कि तुम्हें अपना पैसा कहां लगाना है। मतलब पूरी कंपनी का पैसा जहां से भी आया है वो कहां जाएगा मैं डिसाइड करता हूं। तो सोचो पूरी कंपनी का पैसा ही मेरे हाथ में, उसका 1% ही मुझे मिल गया तो ऑडिट जिंदगी भर करूंगा तो भी उतना नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो?
भाई होता ना कंपनी का, बच्चे बोलते ना फाइनेंशियल मैनेजर के दो मेन फंक्शन है, पैसा आएगा कहां से, पैसा जाएगा कहां। तो साला आया कहां से वो तो ठीक है, जाना कहां है वो मैं डिसाइड करता हूं। तो इसका मतलब मेरे हाथ में पूरा कंपनी हो गया एक तरीके से। तो मैं ही सब बता दूं कितना फीस मिलता होगा मुझे उसका, समझ पा रहे हो। तो लॉजिक है बेटा कि क्यों उन्होंने इन सर्विस देने से मना करा। बड़ा पैसा है तो बोले आप फिर वही कर लो, या तो वो कर लो या ऑडिटर बन जाओ, ठीक है। और मैनेजमेंट सर्विसेज, मैनेजमेंट के हर दूसरे काम में तुम इन्वॉल्व होते हो, हर दूसरे डिसीजन में तुम इन्वॉल्व होते हो। क्या तुम कल के दिन एज एन ऑडिटर ये बोल पाओगे कि गलत है? हो सकता है तुम ही ने पहले बोला हो कि ये सही है, बोल पाओगे आज गलत है? नहीं बोल पाओगे, ठीक है। और क्या है, एक्चुअल सर्विस, सेम बात बेटा। एक्चुअल मतलब एक्चुअली जो होता है वो वैल्यूएशन का काम करता है ना। एक्चुअली का भी अपना कोर्स और एग्जाम होता है जिसमें आप वैल्यूएशन करते हो, जैसे इंश्योरेंस लाइबिलिटीज का है या एम्प्लॉय बेनिफिट की लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन करते हो आप। तो एक तरीके से एक्चुअली कौन है, वैल्यूअर है बेटा। उनकी फीस बहुत हाई होती है। जैसे आपने सुना होगा शायद प्रवीण शर्मा सर भी वैल्यूअर का काम करते हैं। वैल्यूअर के काम में बहुत बहुत पैसा मिलता है, ऑडिटर से तो कई गुना ज्यादा मिलता है। तो उन्होंने बोला कि यार अगर आप वैल्यूअर हो तो हम आपको ऑडिटर नहीं बनने देंगे। एक और कारण है, हो सकता है कंपनी की कुछ चीजों का वैल्यूएशन आपने ही करा है और हमने आपको ही अब ऑडिटर बना दिया है। मतलब आप ही हमारे एक्चुअली थे, आप ही हमारे वैल्यूअर थे, हमने अब आपको ही ऑडिटर बना दिया है। शायद आप ये कभी ना बोल पाओ कि ये कोई पर्टिकुलर वैल्यूएशन गलत हुआ है, क्योंकि आपने ही तो किया है, समझ पा रहे हो। तो बेटा कुल मिलाकर ये है कि ये 8 सर्विस देने से मना करने के पीछे उनके पास कई लॉजिक है, ठीक है। हो सकता है कोई और सर्विस भी हो जो कल के दिन मना हो जाए। कोई बताएगा इसमें कौन सी सर्विस बच गई? मतलब क्या अब मैं ऑडिट के अलावा कोई सर्विस उन्हें दे सकता हूं? ऑडिट के अलावा मैं तुम्हारा ऑडिटर हूं, क्या मैं तुम्हें कोई भी और सर्विस दे सकता हूं? टैक्स कंसल्टेंसी कहां पर है बताओ? मतलब मैं एज एन ऑडिटर टैक्स कंसल्टेंसी दे सकता हूं। क्या मैं टैक्स ऑडिट कर सकता हूं तुम्हारा? कर सकता हूं। तो कुछ कुछ चीजें बच जाती है ना। सिंपल बात है बेटा, इन 8 के अलावा जो भी तुम्हें नजर आए वो अलाउड, ठीक बात है। ओके, एक बार रिकॉल करते हैं। 144 में क्या लिखा है कि एक पर्सन अगर कंपनी या उसकी होल्डिंग या उसकी सब्सिडरी को इन 8 में से कोई भी सर्विस देता है तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी में ऑडिटर नहीं बन पाओगे। अब एक क्वेश्चन पूछूं, जब आप ऑडिटर बने तब आप कंपनी को इनमें से कोई भी सर्विस नहीं देते थे, इसलिए आप ऑडिटर बन गए। ऑडिटर बने, उससे 4 दिन बाद आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विस देना शुरू कर दी कंपनी को, क्या होगा? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इमीडिएट ऑफिस छोड़ना होगा। समझ रहे हो? क्लियर है बात? अब बताओ वो 8 सर्विस कौन सी है? बैड माफिया, बी फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, बी फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, ए फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, डी फॉर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज, ए फॉर एक्चुरियल सर्विसेज, एफ फॉर आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, आई फॉर इंटरनल ऑडिट और आखिरी ए फॉर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज। ये एक पॉइंट रह गया है शायद जो मैंने नहीं समझा है, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। देखना बेटा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस में क्या था? आपका पैसा कहां जाना है मैं बताऊंगा, इसमें आप पैसा कहां से लाओगे मैं बताऊंगा। आपने ऐसा सुना होगा बेटा, अगर आप किसी का लोन सैंक्शन करा दो ना, कई बार परसेंटेज बेस पे आपको पैसा मिलता है और सीए लोग ये काम बहुत करते हैं। तो पैसा, मैं आपकी कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं रखता हूं, बस जब भी आपको पैसा चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है, तो आप हमारे पास आते हो। अब कंपनीज को फाइनेंस चाहिए होते हजारों करोड़ में, आपने बोला हमें 2000 करोड़ का फाइनेंस चाहिए, हमने कहा हमें 0.5% दे देना। अब अंदाजा लगा सकते कितना होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो पैसा, ये दोनों एक तरीके से एक जैसी हो गई। पैसा कहां से लाना है? आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस। आउटसोर्स क्यों लिखा है? अगर मैं इंटरनल फाइनेंशियल सर्विस दूं, मतलब मैं कंपनी में सीएफओ हूं, सीएफओ पता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मतलब मैं कंपनी में खास ऑफिसर हूं और मैं ही सब डिसाइड करता हूं पैसा कहां से आना है, तो वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि आप कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, आप कंपनी में ऑडिटर बन ही नहीं सकते। सर ऐसा कहां लिखा, मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल अगर आप कंपनी के अंदर रहकर कंपनी को फाइनेंशियल सर्विस दोगे तो आप एम्प्लॉय हो गए, आप वैसे नहीं बन पाओगे। तो कंपनी ने चालाकी करी, एक काम करो, इस पर्सन को अंदर मत रखो, इसको बाहर खड़ा कर दो और वहीं से सर्विस ले लेंगे इससे कि तुम फाइनेंस करा दो। तो उन्होंने बोला ये भी नहीं चलेगा। क्लियर है? एक बार प्लीज प्रॉपर नजर मार के आना है, ठीक है।